सुबह का वक्त, चारों ओर सूरज की लालिमा बिखर रही थी। हर कोई नई उम्मीदें लिए अपने अपने काम पर निकल रहे थे, पर हर किसी के लिए यह सुबह रोशनी लेकर नहीं आया था। कुछ के लिए भयानक अंधेरा और शोक लेकर आया था। वह अभागा और कोई नहीं, अयान था। आज वह अपने घर के हॉल में नीचे किसी मूर्ति की तरह बैठा था। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। आज घर में लोगों का तांता लगा था। सभी कई बातें कर रहे थे। सामने एक व्यक्ति की लाश कफन ओढ़े पड़ी थी। कुछ खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। वह लाश थी अयान के पिता सूर्यकांत की। थोड़ी दूरी पर उसके चाचा मयंक और सौतेली माँ पायल ऐसे रो रही थी मानो उसका सारा संसार ही लुट गया हो। तभी किसी बुजुर्ग ने रोते हुए पूछा, यह सब कैसे हो गया बेटा? मयंक मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोला, क्या बताएं अंकल जी, मैं और पायल कहीं बाहर गए थे और भाई साहब पता नहीं कहाँ निकले थे। अचानक सामने से आते ट्रक ने उनकी गाड़ी को सामने से ठोकर मार दी। उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। वह ट्रक वाला फरार है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। वहीं पास में कुछ आंटियां अयान की चिंता करके रोए जा रही थी कि अब क्या होगा इस बच्चे का, उसे तो किसी का सहारा नहीं रहा। मयंक उन पर चिल्लाते हुए बोला, मैं नहीं हूँ आंटी, अभी अयान का चाचा जिंदा है और मेरे होते अयान को जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सभी ने सूर्यकांत की लाश पर खूब आंसू बहाए और उसकी लाश को कब्रिस्तान ले जाने लगे। अयान भी उनके पीछे पीछे किसी चाबी लगे खिलौने की तरह चलने लगा। उसे अब जीने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने तय किया था कि अच्छा समय देखकर वह भी आत्महत्या कर लेगा। आखिर अब इस संसार में उसका रखा ही क्या है। सूर्यकांत की लाश को चिता पर लेटाया गया और अयान ने मुखाग्नि दी। साथ ही मन कहा, मैं भी बहुत जल्द आपके पास आऊंगा पिताजी। वहीं दूर किसी कोने में कोई आत्मा खड़ी तड़प रही थी। वह अयान की माँ मिस ममता थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। उसने झट से मुड़कर देखा तो वह सूर्यकांत की आत्मा थी। उसे देखकर ममता उसकी बाहों में समा गई। उसके बाद उससे झगड़ा करने लगी कि ये क्या किया आपने तो अयान को अनाथ बना दिया, अब क्या होगा उसका। सूर्यकांत भी आंसू बहाते हुए बोला, मैं उस वक्त बेहद गुस्से में था। मुझे अपने आप पर काबू करना चाहिए था, लेकिन मैं मयंक और पायल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुबह का वक्त, सूरज सर चढ़ आया था और अयान उठ ही नहीं रहा था। आज उसका उठने का मन ही नहीं था, क्योंकि पूरे घर में उसे उसका कोई अपना नजर नहीं आने वाला था। उसका तो सब कुछ लुट चुका था। उसका घर भी अब उसका कहाँ था। तभी उस कमरे में कोई दबे पांव अंदर आने लगा। उसने अयान पर ठंडा पानी डाल दिया, जिससे कि वह उछलकर बिस्तर से कूद पड़ा। जब सामने उसकी नजर पड़ी तो उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसके सामने उसकी सौतेली माँ पायल खड़ी थी। वह चिल्ला रही थी कि कब तक यूं ही पड़े रहोगे और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? चलो, घर का काम क्या तुम्हारी माँ करेगी? और गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। अयान के आंसू निकल पड़े। वह जानता था कि एक ना एक दिन यही होना था उसके साथ। वह तो बस सूर्यकांत की वजह से झूठा प्यार दिखाती थी, पर अब ऐसा कुछ करने की जरूरत ही क्या थी। अब अयान किसी मुर्दे की तरह उठा और कपड़ा उठाकर पोंछा मारने लगा। अब से यही उसका काम था। उसका स्कूल बंद करवा दिया गया था। जब भी स्कूल से फोन आता, मयंक कहता, माँ बाप की मौत के सदमे से वह बीमार हो गया है और उसे डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए वह कुछ दिन स्कूल नहीं आ सकेगा। वो लोग अब अयान को घर में कैद रखने लगे थे। एक दिन जब अयान घर की मेन हॉल में पोंछा लगा रहा था तो मयंक और पायल सोफे में बैठकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठे थे और किसिंग कर रहे थे। यह देखकर अयान को बहुत गुस्सा आया और वह सीधे उनके पास जाकर चिल्ला पड़ा, तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा की मौत को 3 दिन भी नहीं हुए और आप और आप चाचा, आपको शर्म नहीं आती? आपने ही विधवा भाभी के साथ यह करते हुए? मयंक गुस्से में दंत किटकिटाते हुए बोला, क्या बोला? सुअर कहीं का, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा बोलने की? तभी पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेबी, यह अभी बच्चा है, इसे क्या पता हम क्या कर रहे हैं और यह इश्क क्या होता है। आओ इसे सिखलाते हैं।
और प्यार क्या होता है। यह कहकर पायल उस सोफे पर सभी के सामने कपड़े उतारने लगी। अयान उसे रोकते हुए बोला, ये आप क्या कर रही है? पायल ने हंसते हुए कहा, रुकना, बताती हूँ, और अपने पूरे कपड़े उतार कर एकदम नग्न हो गई। उसके बाद उसने मयंक के भी कपड़े उतारे और दोनों बेशर्मों की तरह एक 10-12 साल के बच्चे के सामने सेक्स कर रहे थे। अयान यह देखकर जाने को हुआ तो पायल उसे धमकाते हुए बोली, रुक जा, चुपचाप खड़े रहे और देख हमें, वरना आज छोड़ूंगी नहीं तुझे। अयान आंसू बहाते हुए खड़ा था। थोड़ी देर बाद वह बोला, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता के रहूंगा, तुमने ही मारा है मेरे माँ बाप को। इस पर मयंक हंसते हुए कहा, हाँ, यह तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने ही मारा है तेरे माँ बाप को। जा, जो कर सकता है कर ले जाकर। अयान गुस्से में अपना फोन दिखाते हुए बोला, मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, यह सीधा पुलिस के पास जाएगा। और वह वीडियो क्लिप किसी ईमेल आईडी में भेज दिया। यह देखकर मयंक गुस्से से आग बबूला होते हुए उठा और उसे एक थप्पड़ मार दिया, जिससे अयान गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। मयंक ने वह ईमेल आईडी पढ़ा और उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि यह किसका है। वह बड़ी सख्ती से पूछने लगा, बता, वह वीडियो क्लिप तूने किसको भेजी है, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अयान डरते हुए कपकपाती आवाज में बोला, चाहे मार डालो, मगर मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने किसको भेजा है। पायल का भी चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। वह गुस्से में आंखें तरेर कर बोली, देखो अयान, बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो, वरना क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मयंक गुस्से में कुछ ढूंढ रहा था। वह उसका बेल्ट था जो उसे सोफे के नीचे बरामद हो गया। वह गुस्से में वह बेल्ट लेकर आगे बढ़ा और बड़ी जोर से अयान पर बेल्ट बरसाने लगा। अयान अब चीखे जा रहा था, पर उस घर में उसकी चीखें सुनने वाला और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी पायल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? बच्चा है वह, उसे ऐसे नहीं मार सकते। अभी अभी बाप मरा है, अब इसे कुछ हुआ तो हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। मयंक गुस्से में बेल्ट फेंकते हुए बोला, तो क्या करूं मैं इसका? यह वीडियो इसने कहां किसको भेजा है पता नहीं। पायल ने कहा, इसका मुंह खुलवाने का रास्ता है मेरे पास, ऐसा रास्ता कि जिससे ये तोते की तरह बोलने लगेगा और जिस्म पर कोई निशान तक नहीं होगा। मयंक ने चौंक कर देखा, क्या करने वाली हो? पायल 1 मिनट बोलकर वापस आई। उसके हाथ में एक बड़ा प्लास्टिक का डिल्डो था। उसने वह अपने कमर में बांधते हुए बोली, इसे बोलेगा वो, यह अच्छे अच्छों को सब कुछ याद दिला देता है। और अयान की ओर बढ़ी। अयान अब डर के मारे पीछे हटने लगा। नहीं, भगवान के लिए नहीं। पायल उसकी ओर शैतानी हंसी लिए आगे बढ़ी और हंसते हुए कहा, अयान बेटा, मेरे पास आओ, योर मॉम लव्स यू सो लॉट्स। उसके बाद आखिर उसने अयान को पकड़ ही लिया और एक ही झटके में उसका हाथ पकड़कर सोफे पर फेंक दिया और फिर उसके सभी कपड़े भेड़िए की तरह नोच नोच कर उतारने लगी। उसके बाद बड़ी जोर जोर से उसका बलात्कार करने लगी। अयान की हालत खराब थी। वह चीख चीख कर बस रोए जा रहा था। उसके गले से खून निकल रहा था। जल्द ही अयान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश हो गया। सुबह का अगला दिन सूरज फिर से चढ़ आया। उसकी लालिमा चारों ओर बिखर रही थी। इसी में अयान का घर। मेन हॉल में रखे विशालकाय सोफे पर बैठा मयंक चाय पी रहा था और पेपर पढ़ रहा था। वहीं उसके पास पायल एक पिंक कलर की नाइट शर्ट पहने सेक्सी अंदाज में बैठी उसे तंग कर रही थी। वह कभी उसके बालों से खेलती तो कभी उसके बाहों में झूल जाती। मयंक ने शरारत से कहा, आज क्या सुबह सुबह मरवाने का मूड है जान? पायल अपना शर्ट उतारने लगी और प्यार से कहा, हाँ मूड है तो। वैसे तुम पेपर में क्या देख रहे थे? कोई मुझसे भी अच्छी मिल गई है क्या? मयंक ने उसे बाहों में भरते हुए उसके वक्षों का चुम्बन लेकर कहा, नहीं, तुमसे अच्छा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता जो सुबह सुबह मूड बना दे। मैं तो BMW की एड देख रहा था। कब से मेरी दिल की तमन्ना थी कि मैं भी एक BMW कार में घूमूं, पर मेरा भाई साले ने होंडा के अलावा कुछ दिया ही नहीं। आज मेरा भी सपना पूरा होगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। तभी डोरबेल की घंटी बजी और मयंक चिल्ला उठा, अरे यार, इस वक्त कौन आ गया? अयान, जरा दरवाजा खोलना। जब थोड़ी देर में अयान नहीं आया तो मयंक गुस्से से पुकारने लगा, अयान, अयान कहाँ मर गया है? तभी कुछ सोचते हुए पायल ने सोफे के पीछे देखा। अयान सोफे के पीछे बेसुध पड़ा था।
पूरा नग्न अवस्था में। उसकी टांगे खून से लाल हो चुकी थी, नथने रो रो कर फट गए थे। उसकी हालत देखकर पायल शैतानों की तरह हंसती हुई बोली, वो रहा अयान। कल रात भर उसे इतना बजाया कि वह चल भी नहीं पा रहा था। सोफे के पीछे ही गिर पड़ा। मुझे लगा चला जाएगा, पर यह तो यहीं सो गया। अब तक 10 बार दरवाजे की घंटी बज चुकी थी। मयंक दरवाजा खोलने को हुआ और पायल ने अनमने मन से अपने कपड़े वापस पहने। दरवाजा खोलते ही सामने वकील को देखकर मयंक मुस्कुराया। आइए आइए वकील साहब, तशरीफ रखिए। अरे पायल, वकील साहब के लिए एक कप चाय लेकर आना। पर वह वकील बहुत जल्दी में लग रहा था, इसलिए उसने बैठने से इनकार कर दिया और सीधे ही अपने सूटकेस से एक बिल निकालते हुए बोला, यह सूर्यकांत जी की वसीयतनामा है। मैं यहाँ सिर्फ यही देने आया था। अब मैं जल्दी चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है। और वह सीधे ऐसे भागा मानो उसके घर में आग लगी हो। मयंक बस चिल्लाते ही रह गया, अरे चाय तो पीकर जाइए वकील बाबू। फिर हाथ झटकते हुए हाथ में रखे लिफाफे को चूम लिया और खुशी से नाचने लगा। अब पायल भी आ गई थी। उसने उसे अपने बाहों में उठा लिया और घूमने लगे। अब हम करोड़पति बन गए पायल, आज मैं बहुत खुश हूँ। पायल ने कहा, हाँ हाँ पहले मुझे नीचे तो उतारो। पायल ने कहा, हाँ हाँ पहले मुझे नीचे तो उतारो। और वह भी खुशी से चहकने लगी। फिर मयंक ने सीधे अपना फोन निकाला और BMW कार शोरूम में फोन करके कहा, मेरी कार डिलीवरी के लिए आ गई क्या? मैं जल्दी से आ जाऊं? तभी पायल, जिसके हाथ में बिल था, उसे पढ़ते हुए सदमे से सोफे पर गिर पड़ी। वह अचानक चीख पड़ी, मयंक यह बिल पढ़ो पहले। पायल को ऐसे देखकर मयंक की भी खुशी गायब हो गई। उसने फोन काट दिया और आराम से वह बिल लेकर सोफे पर पसर गया। उस वसीयत को पढ़कर जैसे मयंक को दिन में तारे नजर आने लगे। उसमें साफ साफ यही लिखा था कि यदि अयान के माँ बाप नहीं रहेंगे तो सारी जायदाद अयान के नाम होगी। अगर अयान की उम्र 18 वर्ष से कम है तो जो उसका भी पालक होगा उसकी सारी संपत्ति होगी, लेकिन उसे पाई पाई का हिसाब कोर्ट में देना होगा। उसे अयान का ख्याल रखना होगा। उसे हर महीने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर कोर्ट में जमा करवाना होगा। यदि अयान अचानक मर जाता है तो सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दान कर दी जाएगी। यहाँ तक कि यदि पालक गलत करते हैं तो अयान की कस्टडी किसी और को तत्काल सौंपी जाएगी। यह सब पढ़कर मयंक ने अपना सर नोच लिया। उसने गुस्से में टेबल पर लात मारी और उसमें लगा कांच चकनाचूर होकर बिखर गया। पायल ने रोते हुए कहा, अब क्या होगा हमारा? हम तो कहीं के नहीं रहे। और रोने लगी। मयंक ने जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, साली हरामजादी, तुझे किसने कहा था अयान का रेप करने के लिए? हाँ, 1-2 दिन में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर नहीं भेजा तो तू और मैं सड़क पर आ जाएंगे। तेरा क्या है, तू तो कहीं किसी और की बाहों में नंगी बैठ जाएगी, मेरा क्या? पायल अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मयंक, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मयंक ने कहा, अबे साली, अपनी बकवास बंद कर और अयान को देख। उसे कुछ हो गया तो सीधा जेल जाएंगे हम। पायल भी अब जेल जाने के नाम पर कांप उठी और सीधा सोफे के पीछे अयान के पास पहुंची। वह खून से लथपथ किसी मुर्दे की तरह पड़ा था। पायल ने उसका गला थपथपाया, कितने ही बार उसका नाम पुकारा, अयान अयान, आंखें खोलो, पर कोई हरकत नहीं हुई। मयंक ने जब उसकी दिल की धड़कनें सुनी तो सदमे से बैठ गया, क्योंकि वह चल ही नहीं रही थी। मयंक ने अयान को जल्दी से अपनी गोद में उठाया और कार में डालकर दौड़ पड़ा। अस्पताल की ओर चला। वह सीधे सूर्यकांत के अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को ढेर सारा पैसा अस्पताल का शेयर देने का लालच दिया, जिससे कि कुछ डॉक्टर अयान का इलाज करने के लिए तैयार हो गए। उसे तुरंत RT-PCR दिया गया, जिससे उसकी धड़कन दोबारा धड़कने लगी, वरना तो लगभग सभी ने उसे मुर्दा घोषित कर ही दिया था। डॉक्टरों ने उसके समूचे जिस्म को साफ किया और उसका ऑपरेशन किया। बहुत जोर जोर से बलात्कार करने की वजह से उसकी आंतरिक पाचन ग्रंथियां डैमेज हो चुकी थी और गंदा खून बैठ चुका था। वहीं पास में अयान की माँ की आत्मा रो रो कर बुरा हाल था। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा एक दिन उनके ही अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होगा। उसने इन सभी की वजह सूर्यकांत को मानने लगी। काश उस दिन सूर्यकांत अपने बच्चे के बारे में सोचकर रुक गया होता तो आज अयान की हालत यह नहीं होती। वह गुस्से से सीधे एक घर में पहुंची, जिसके बिस्तर में एक जवान लड़की किसी अजीब मुद्रा में पड़ी थी। उसके शरीर को किसी आत्मा ने जकड़ रखा था। वह अजीब आवाज में गुर्रा रही थी। तभी अचानक उसके शरीर को किसी ने उछाला और वह जमीन में नीचे गिर पड़ी। सामने वही वकील अपने घुटनों के बल बैठा अपनी बेटी की जान की भीख मांग रहा था। हाँ, वह जवान और खूबसूरत लड़की उसी वकील की बेटी थी, जिसने मयंक को वह झूठा वसीयतनामा बनाकर दिया।
क्योंकि उसकी इकलौती बेटी के शरीर पर सूर्यकांत ने कब्जा जमा लिया था। वह बार बार दुहाई दे रहा था कि जैसा आपने कहा मैंने तो वैसा ही किया, अब तो मेरी बेटी को मुक्त कर दो। अपनी बेटी की यह हालत देखकर वह रो पड़ा। मेरी बेटी को कोई तो बचा लो जी। तभी वह लड़की उठकर सामने दीवार को देखकर चीखने चिल्लाने लगी, जैसे वहाँ कोई है जिसे वह लड़ रही हो, जबकि उधर कोई ही नहीं था। थोड़ी देर बाद वह लड़की घुटनों के बल बैठकर ऐसे रोने लगी मानो उसका सब कुछ लुट चुका है। सहसा उसे एक धक्का लगा और वह जमीन में गिर पड़ी। कमरे में लगा खिड़की का शीशा टूट गया और सभी खुश हो गए क्योंकि अब उनकी बेटी खतरे से बाहर थी। वह दोनों आत्मा हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी, जहां डॉक्टर अभी भी अयान का ऑपरेशन कर रहे थे। उन्होंने उसका शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे फाड़ा मानो उसका पोस्टमार्टम कर रहे हो। यह सब देखकर दोनों गहरी आवाज में रोने लगे। उसकी आवाज वहां मौजूद लोग सुन नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें भी उनके आसपास किसी शक्ति का एहसास होने लगा। वह घबराने लगे थे। तभी दोनों गुस्से में वहां से निकले कि हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह एक आलीशान सा बाथरूम था। उसके बाथटब में एक खूबसूरत जिस्म की मालिका पूरी नग्न अवस्था में बैठे सिगरेट सुलगा रही थी। उसके एक हाथ में शराब की बोतल भी थी, जिसे वह आधा खाली कर चुकी थी। वह और कोई नहीं बल्कि पायल ही थी। जब भी वह किसी बात से नाराज या परेशान होती, यही आकर बैठ जाती और शराब पीने लगी, जिसे वह सूर्यकांत से छिपा के रखा करती थी। धीरे धीरे शराब का नशा छाने लगा। उसकी पलकें भारी थी। वह अब भी रो रही थी। उसके कानों में सूर्यकांत की एक बात गूंज रही थी। साथ ही कल रात उसने गुस्से और वासना में अयान के साथ जो किया, वह भी किसी हिंदी फिल्म की तरह उसके दिमाग में चल रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि बाथरूम के बाहर कोई है। किसी के कदमों की आहट उसे महसूस होने लगी। उसका मन घबराने लगा क्योंकि इस वक्त तो पूरे घर में कोई नहीं था। मयंक अस्पताल में था। वह धीरे से बाथटब से बाहर आई और उसने अपने आप को एक तौलिए से ढक लिया और फिर धीरे से बाहर आई और घबराई सी पूरे घर में किसी को ढूंढने लगी। यह जहाँ भी जाती उसे ऐसा लगता उसके आसपास कोई तो है जिसे वह देख नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती है। तभी उसकी नजर अपने कमरे में रखे शीशे पर पड़ी और वह जोर से चीख पड़ी। वह दर्पण की ओर देखकर बस जोर जोर से चीखे जा रही थी और डर से थर थर कांप रही थी।